रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आसफ जरदारी के ख़िलाफ़ पार्क लेन रेफरेंस की समाअत हुई है, जो कि जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब की अदालत में इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के वो जज हैं और आसफ जरदारी को रिप्रेजेंट कर रहे थे फ़ारूक एच नाइक साहब। फ़ारूक एच नाइक साहब का शुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में भी होता है, वो सीनियर वकील हैं। और इसी तरीके से जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे सरदार मुजफ्फ़र अब्बासी साहब, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे नैब को। पार्क लेन रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद होना था, लेकिन फ़र्द जुर्म आयद ना हो सका था। उसकी वजह ये थी कि एक नई दरख्वास्त दे दी थी फ़ारूक एच नाइक साहब ने, और उनका ये मौक़िफ़ था कि आसफ जरदारी को फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले ही बरी कर दिया जाए, उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए, उनके ख़िलाफ़ ये केस बनता ही नहीं। ये सारे का सारा केस गैर कानूनी है और झूठ पर मबनी है, और नैब ने सिर्फ़ और सिर्फ आसफ जरदारी का नाम इस्तेमाल करते हुए आसफ जरदारी को इस केस के अंदर मुलज़म रखा है, हालांकि आसफ जरदारी इसमें मुलज़म नहीं बनते। जब वो लास्ट डेट पर ये एप्लीकेशन आ गई थी, एप्लीकेशन आने के बाद आज उसके ऊपर जवाब जमा करवा दिया गया नैब की तरफ से, और नैब ने जब जवाब जमा करवाया तो फ़ारूक एच नाइक साहब ने आज उसके ऊपर आर्गूमेंट्स किए। आर्गूमेंट्स जब शुरू किए तो फ़ारूक एच नाइक साहब ने अदालत से एक तो सुप्रीम कोर्ट का ये एक फ़ैसला दिया, और उसमें ये कहा गया कि ये जो मैटर है ये आर्टिकल 4 के ख़िलाफ़ है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि राइट ऑफ सिटीज़न जो हैं वो डील किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ। जब आर्टिकल 4 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का ये कह देता है कि हर पाकिस्तानी का जो राइट है वो कानून के मुताबिक देखा जाएगा, तो आसिफ जरदारी का राइट भी कानून के मुताबिक देखा जाना चाहिए। और ये जो केस फाइल किया गया, रेफरेंस फाइल किया गया, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। साथ उनके वकील ने अदालत में ये कहा कि नैब की जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये मैटर अगर कोई बनता था तो ये बैंक डिफ़ॉल्ट का था, और बैंक डिफ़ॉल्ट का मैटर जो जब भी कोई फ़ाइल होता है तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक हफ्ते का नोटिस देता है, और हफ्ते के नोटिस के बाद उसके ऊपर रेफरेंस बनाता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। नैब के पास ये इख्तियार नहीं था कि नैब ये पार्क लेन रेफरेंस आज ख़ुद बनाता। साथ इसमें यह कहा गया कि जो नैब है कौमी एहतसाब ब्यूरो के जो सरदार मुजफ्फ़र अब्बासी थे, उन्होंने हर सवाल का जवाब फ़ौरन देते गए, और उन्होंने ये कहा कि आप जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पेश कर रहे हैं, हम भी आपसे ये गुजारिश करेंगे कि ये जो रेफरेंस बनाया गया है ये भी सुप्रीम कोर्ट की हुक्म पर बनाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हमने ये रेफरेंस तैयार किया है। और ये जो इस केस की कार्रवाई है और इस केस की जो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स हैं वो बनाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर JIT बनाई जाती है। वाजिद ज़िया की सरबराही में वो JIT बनती है, और वो JIT ये सारे के सारे मामलात को देखती है। अब इसमें जो अगली बात है, और इसके अलावा जो अहम बात थी वो ये थी कि नैब ने ये जो कुछ भी किया वो वाजिद ज़िया की वो JIT थी, वो JIT रिपोर्ट थी, वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस एक स्ट्रॉन्ग JIT करने वाली थी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है, मैं आज आपको ये कह रहा हूं कि ये टोटली इरेलीवेंट है, इसका कोई इस केस के साथ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ फ़ारूक एच नाइक साहब का एक हरबा है, और वो ये चाहते हैं कि इस मामले को लटकाया जाए, और वो 1-2 हफ्ते का रिलीफ ले रहे हैं कि फ़र्द जुर्म ना लगे। इसके अलावा इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। आपने सुना होगा आज सारा दिन मीडिया उनके जो उनकी आज की बहस है उसके टिकट्स चला रहा था, उसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी कि फ़ारूक एच नाइक साहब ने आज उस केस के ऊपर बड़े अहम दलाइल दिए हैं। कानून की नज़र में उन दलाइल की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे इरेलीवेंट हैं। और ये बात मैं आपको ये जब आर्गूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि जो बात हुई है उसके बाद आप खुद जान जाएंगे कि ये क्या मामलात हैं और कैसे इसके ऊपर बात हुई है। अब ये जो आर्गूमेंट्स हैं ये मेरे पास सारे लिखे हुए हैं, जो हमारे टीम मेंबर हैं जब वो अदालत में मौजूद थे उन्होंने वो सारा मुझे लिख के व्हाट्सअप किया था, तो वो मैं आपको 3-4 बड़े अहम सवाल हैं जिनका जवाब जो दिया गया है वो मैं आपके साथ मुख्तसरन शेयर कर देता हूँ। उसके बाद आप खुद इस बात के ऊपर आ जाएंगे कि ये जो सवालात उठाए गए हैं ये टोटली इरेलीवेंट है, ये सिर्फ़ और सिर्फ टाइम गेन किया गया है। साथ अदालत में ये कहा गया कि जो फ़ारूक एच नाइक साहब हैं उन्होंने कहा कि क्या जो कर्ज़े की वापसी है उससे रिलेटेड बैंक ने भी एक केस फाइल किया है कराची के अंदर, जिसके ऊपर आज़म ख़ान साहब ने जो एहतसाब अदालत के जज हैं उन्होंने सवाल पूछा कि क्या ये जो नैब की इंक्वायरी है ये शुरू करने से पहले वो केस फाइल किया गया या बाद में फ़ाइल किया गया, जिसका जवाब दिया गया कि
वो बाद में फ़ाइल किया गया है। अब जब नैब ने कॉग्निजेंस ले ली थी, अगर तो केस पहले पेंडिंग होता और केस जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने पहले इसके ऊपर कर लिया होता, बैंक अथॉरिटीज़ ने, तो फिर उसके बाद अगर नैब इसके ऊपर कार्रवाई करती तो कहा जाता कि ये रेस सब जुडिस है, जो हमारे CPC का प्रिंसिपल है कि जब कोई मैटर एक अदालत में पेंडिंग होता है या एक अथॉरिटी के पास पेंडिंग होता है तो सेम उसी मैटर के ऊपर कोई और अथॉरिटी कार्रवाई नहीं कर सकती। तो ये रेस सब जुडिस हो जाता, वो मामला ना हुआ। और नैब ने जब इंक्वायरी शुरू की तो आसिफ जरदारी ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए एक तो बैंक के ज़रिए वहाँ पर एक केस फाइल करवा दिया और साथ उसने कुछ और फॉर्मेलिटीज़ की, और उस फॉर्मेलिटीज़ में एक उसने पार्क लेन जो कि कंपनी है जिसका ये शेयर होल्डर था, पार्क लेन से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें से भी इस्तीफ़े का एक इन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार किया। उस डॉक्यूमेंट में भी ये आगे जब फारूक एच नायक सब बात करते हैं तो ऑनरेबल जो जज हैं वो उनको फंसा लेते हैं, वो कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट की तो वैल्यू ही कोई नहीं है। अब नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को जवाब दिया कि जनाब इसमें जो इंक्वायरी शुरू की गई है वो अलग है और ये केस बाद में फ़ाइल हुआ था और वो उसका इतलाक़ नैब के ऊपर इसलिए नहीं होता कि नैब ने यह कार्रवाई पहले शुरू की थी। फारूक एच नायक साहब ने यह कहा कि ये भी हम देख लेते हैं कि क्या कर्ज़ वापसी का ये मामला है और कर्ज़ वापसी के मामले पर क्या कहीं ना कहीं रिलीफ लिया जा सकता है, क्या कहीं ना कहीं नैब के पास अख्तियार है कि वो मुल्ज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। जिसका जवाब दिया गया कि इसका फारूक एच नायक साहब कहते हैं कि बैंक के पास इसका कोई अख्तियार नहीं है, ये सिर्फ स्टेट बैंक के पास इसका अख्तियार है, इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नैब के प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब ने बड़ी प्यारी बात की। उनका ये कहना है कि ये जो कंपनी है एक तो पार्क लेन कंपनी है, इसके अलावा एक फ्रंट कंपनी के नाम फ्रंट कंपनी बनाई गई इनकी तरफ से, और वो एक फेक कंपनी थी। उस कंपनी का कहीं कोई एग्जिस्टेंस थी ही नहीं और वो सिर्फ़ और सिर्फ कर्ज़ा लेने के लिए 1.5 बिलियन रुपए कर्ज़ा लेने के लिए एक कंपनी इन्होंने रातों रात बिल्ड की और उसका ना अपना कोई उस कंपनी का ना अपना कोई दफ्तर था और ना उसके पल्ले कुछ था। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ेक कंपनी थी जिसके ऊपर इन्होंने कर्ज़ा लिया और वो कर्ज़ा पार्क लेन के अकाउंट्स में गया। पार्क लेन कौन सी कंपनी है जिसके आसिफ जरदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं और शेयर होल्डर्स हैं। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा कि कंपनी सिर्फ एक कर्ज़ लेने के लिए नमूदार हुई। कंपनी रजिस्टर होने से पहले इसके नाम से कर्ज़ की दरख्वास्त दी जा चुकी थी। वो ये कहते हैं कि ये जो कंपनी बनाई गई, ये जो नई कंपनी थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाई गई कि कर्ज़ा लेना था। और जब ये कंपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है तो उस प्रोसेस के दौरान अभी कंपनी रजिस्टर नहीं हुई थी कि वो कर्ज़ के लिए दरख्वास्त दे दी गई थी उस कंपनी की तरफ से। इनको इतनी जल्दी थी कि इन्होंने कंपनी रजिस्टर होने का इंतज़ार भी ना किया और साथ उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस कंपनी का ना कोई अपना दफ्तर है, पार्क लेन का दफ्तर ही इन्होंने अपने एड्रेस में लिखा। जो ऑफिशियल जो मेमोरेंडम है और आर्टिकल्स हैं कंपनी के, उनके ऊपर भी कंपनी का अपना एड्रेस ही कोई नहीं था, पार्क लेन का एड्रेस था। जब ये बात की तो जो फारूक एच नायक साहब थे उन्होंने गुस्से का इजहार किया प्रोसिक्यूटर के ऊपर और कहा कि आपको इससे क्या परेशानी है। उन्होंने जो दफ्तर जो ऑफिस का नाम लिखा, जो उन्होंने रातों रात बनाई, उन्होंने उससे पहले दे दी, आपको इससे क्या तकलीफ़ है। तो मुजफ्फर अब्बासी साहब ने कहा कि जनाब परेशानी ये है कि बाद में ये पैसे फलूदे वाले के अकाउंट्स में चले गए। बस ये बात करनी थी। फिर फारूक एच नायक साहब और गुस्सा हो गया। उन्होंने कहा कि आप कानून के मुताबिक बात करें। तो मुजफ्फर अब्बासी साहब ने कहा कि जनाब आप हमें कानून न समझाएं, हम भी कानून जानते हैं और हमें पता है कि क्या कानूनी बात है और क्या कानूनी बात नहीं है। और हकीकत यह है कि वो कंपनी सिर्फ इसलिए इस्तेमाल की गई थी, उससे कर्ज़ा लेना था, उसका कोई अपना दफ्तर भी नहीं था और उस कंपनी के ज़रिए कर्ज़ा लेकर जो पार्क लेन को ट्रांसफ़र किया गया था और पार्क लेन से वो एक फलूदे वाले के जो जाली बैंक अकाउंट्स हैं, वो फलूदे वाला कौन था? आसिफ जरदारी था। वो सिर्फ और सिर्फ नाम था, बाकी तो आसिफ जरदारी था, वो जो सारे मामलात को देख रहा था। तो जब ये बात की तो बड़ा गुस्सा आया और बड़ी तकलीफ़ हुई फारूक एच नायक साहब को और उन्होंने कहा जी कानून के मुताबिक बात करें। इस मौके पर जज ने रिमार्क्स दिए, हम इस मामले को भी देखेंगे कि ये कंपनी असल में थी या नहीं। ये वो क्रक्स है आज की पूरी जो समात है उसका, कि जज आज़म ख़ान इस बात के ऊपर पहुंच गए कि असल मामला ये है कि क्या कोई कंपनी एग्जिस्ट करती थी, क्या वो कंपनी असल थी या जाली थी, क्या किसी जाली कंपनी के नाम पर जिस कंपनी का कोई और काम नहीं था, उसकी कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुई, उसकी कोई और वर्किंग नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक कर्ज़ा लेने के लिए बनाई गई। और वो कर्ज़ा भी तब लिया गया जब वो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई थी और वो सारी की सारी चली जाती है पार्क लेन को। तो जज ने कहा कि हम इसके ऊपर भी बात करेंगे
कि क्या वो कंपनी जाली थी या असली थी, और ये वो सवाल है जिसकी बुनियाद पर नैब ने ये रेफरेंस तैयार किया और जिसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। और ये हकीकत है, ये फैक्ट है कि वो कंपनी सिर्फ एक कर्जा लेने के लिए बनाई गई थी। फ़ारूक अचनैक साहब ने कहा कि आसिफ जरदारी ने 2009 में बतौर सदर पाकिस्तान का हलफ लेने से पार्क लेन से इस्तीफ़ा दे दिया था। आसिफ जरदारी शेयर होल्डर रहे हैं लेकिन डायरेक्टर नहीं थे। साथ उन्होंने कहा कि फ़ारूक अचनैक साहब ने कि 30 अक्टूबर 2009 को जब कर्ज कंपनी अकाउंट में आया, इस वक्त आसिफ जरदारी पाक लैंड के डायरेक्टर नहीं थे। आसिफ जरदारी का इस्तीफ़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूर किया, मगर SCCP को बताने में देर लगी। जब आसिफ जरदारी सदर बन रहे हैं, उससे पहले आसिफ जरदारी रिज़ाइन कर देते हैं पार्क लेन की डायरेक्टरशिप से। और साथ फ़ारूक अचनैक साहब कहते हैं कि जिस तारीख को 30 अक्टूबर 2009 को पार्क लेन के अकाउंट में वो कर्जा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उस वक्त वो अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस्तीफ़ा दे चुके होते हैं, लेकिन वो मंजूर भी हो चुका होता है, लेकिन वो आगे SCCP तक नहीं पहुंचा होता। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे? सारे के सारे तो मुलाजिम थे आसिफ जरदारी के। आसिफ जरदारी ने अब आकर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है पुरानी तारीखों का, और वो डॉक्यूमेंट ये है कि जब आसिफ जरदारी ये कहते हैं कि वो कर्ज ट्रांसफ़र हुआ था, और ये सारा कुछ फ़ारूक अचनैक साहब ने ये जो पिछले 2 हफ्ते हैं उन 2 हफ्तों में ये सारी की सारी कारिस्तानी है, जो ये नया डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है रिज़ाइन का। और वो रिज़ाइन का डॉक्यूमेंट ये तैयार किया गया है ये प्ली लेने के लिए कि जब वो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं पार्क लेन में, उस वक्त आसिफ जरदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर नहीं था, बल्कि वो रिज़ाइन कर चुका था और उसका रिज़ाइन मंजूर हो चुका था। अब रिज़ाइन मंजूर होता है तो फ़ौरन SCCP के पास जाता है और SCCP उसके ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन देती है या अपनी फाइंडिंग्स देती है। आपने उसको रिज़ाइन किया, रिज़ाइन आपके मुलाजिम है, बाकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे या सारे शेयर होल्डर्स थे वो कौन थे? आसिफ जरदारी के मुलाजिम थे जिनको कंपनी बनाने के लिए बतौर शेयर होल्डर लिखा गया था। सारे का सारा बेनिफिट, सारे के सारे मकासद तो आसिफ जरदारी के थे, और ये बात आसिफ जरदारी को पता था कि डॉक्यूमेंट बना सकते थे। अगर तो वो SCCP के पास फ़ौरन उन दिनों में चला गया होता तो फिर तो इनका केस वैलिड था कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो था ही नहीं तो वो कैसे ज़िम्मेदार है। लेकिन जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो SCCP का है, और उसके मुताबिक आसिफ जरदारी तब भी डायरेक्टर था उस कंपनी का जब पार्क लेन में वो जाली कंपनी से पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। साथ बताया गया जी कि जरदारी 2005 से पार्क लेन कंपनी के डायरेक्टर नहीं है, वो सिर्फ शेयर होल्डर थे। पहले डायरेक्टर थे, 2005 के बाद वो डायरेक्टर नहीं रहे। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा जी कि वाइट कॉलर क्राइम में फ्रॉड ऐसे ही होता है, बड़ा मुहतात फ्रॉड किया जाता है, और इन्होंने बड़े मुहतात तरीके से फ्रॉड किया। जज ने इस्तफसार किया, कर्ज कंपनी की ले रही थी तो जायदाद पार्क लेन की गिरवी क्यों रखी जा रही थी? अब कर्जा जिस कंपनी, जो नई कंपनी बनाई गई, कर्जा उसके नाम पे लिया गया, उसके इवज बतौर श्योरिटी जो जायदाद गिरवी रखी गई वो पार्क लेन की थी। जज ने सवाल किया कि पार्क लेन की क्यों जायदाद गिरवी रखी गई? तो फ़ारूक अचनैक साहब ने कहा दोनों कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर था, पार्क लेन के प्लाट पर इमारत बनाई जानी थी। जज ने पूछा जब पार्क लेन की बिल्डिंग में या उनके प्लाट पर, पार्क लेन के प्लाट पर इमारत जानी चाहिए थी या बनानी थी बिल्डिंग, तो आपने डायरेक्ट पार्क लेन के नाम से क्यों नहीं कर्जा लिया? प्रॉपर्टी आपने पार्क लेन की गिरवी रखवाई है, नाम कर्जे के लिए कंपनी आप और इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो प्लाट आप या बिल्डिंग बना रहे हैं पार्क लेन के लिए, तो आप वो पार्क लेन के नाम से और पार्क लेन से आप वो ले लेते, कर्जा ले लेते उस कंपनी के नाम से, नई कंपनी क्यों आपने बीच में लेकर आए? तो जज ने कहा इसका मतलब ये हुआ कि बेनिफिशियरी तो पार्क लेन है, क्योंकि जो प्लाट के ऊपर बिल्डिंग बननी थी वो पार्क लेन की थी, और प्लाट इसका बन रहा है, कंपनी को भी कर्ज लेकर इमारत बनानी थी, तो पार्क लेन ने खुद कर्जा क्यों नहीं लिया? जब ये सवाल किया तो तब फ़ारूक अचनैक साहब की तबीयत ख़राब होने लग गई, और उन्होंने कहा कि दोनों कंपनियों ने ऐसा कर लिया तो इसमें मामले में जुर्म क्या हुआ? फ़ारूक अचनैक साहब को जब किसी बात का जवाब नहीं आता था तो वो गुस्सा कर जाते थे, और जज से भी वो कहने लगे कि जनाब अगर दोनों कंपनियों ने मिल के कर लिया है तो उसमें जुर्म क्या था? फिर जनाब जुर्म तो कोई नहीं है, एक कंपनी आपने जाली कंपनी बनाई है, और आपने पार्क लेन का उसके ऊपर सिर्फ नाम इसलिए नहीं दिया कि आपने कर्जा तो वापस नहीं करना था, आप कहते थे कि ठीक है वो प्रॉपर्टी चली जाएगी लेकिन कंपनी डिफ़ॉल्टर नहीं होगी पार्क लेन, और आपने पार्क लेन को बचाना था और पैसे भी लेने थे, और वो पैसे आपने फलूदे वाले के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। इस मौका पर जब ये सारे सख्त सवालात का सामना करना पड़ा तो फ़ारूक अचनैक साहब की सेहत ख़राब होने लगी, और उन्होंने अदालत से गुजारिश की कि मेहरबानी करके मुझे माफ़ी दी जाए, मेरी सेहत ख़राब हो रही है और मैं नेक्स्ट डेट पर अपनी बहस मुकम्मल करूँगा। तो जिसके ऊपर सरदार मुजफ़्फ़र अब्बासी साहब ने कहा कि जी अगर तबीयत ख़राब हो रही है तो हम इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते, और इसके अलावा बाकी तो कोई मामला है नहीं इसको। तो जज साहब ने कहा कि अगर तबीयत ख़राब हो रही है तो आप इसको हम पोस्टपोन कर देते हैं 21 जुलाई के लिए,
और 21 जुलाई को फ़ारूक अचनैक साहब अपनी बहस मुकम्मल करेंगे। साथ मुख्तसर सी बहस होगी जो नैब है, और फिर उसके बाद ये एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी। पहली चीज़ तो ये है कि ये फ़र्द जुर्म से पहले एप्लीकेशन नहीं बनती थी, फ़र्द जुर्म ऐद हो जाता उसके बाद बरियत की दरख्वास्त बनती थी। फ़र्द जुर्म से पहले अभी ट्रायल शुरू नहीं है और ये बरियत लेकर आ गए। दूसरा मामला ये है कि ये सारी की सारी इरेलीवेंट है और सिर्फ टाइम गेन किया जा रहा है, और इसके इवज़ शायद 21 जुलाई के बाद भी कोई एक हफ़्ता मिल जाए, इससे ज़्यादा उसको टाइम नहीं मिलना फ़ारूक अचनैक साहब को। और इस बात का उनको अंदाज़ा भी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ 2-4 हफ़्ते निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी जो बारगेनिंग कर रहा है और मिन्नत समाजत कर रहा है, वो अपने काम पर लगा हुआ है। अब देखते हैं कि जुलाई को उसके ऊपर क्या समाअत होती है। और हाँ, जो था दूसरा मामला था ठट्ठा जो वाटर सप्लाई रेफरेंस है, उसमें भी फ़र्द जुर्म जो आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ फ़ाइल होना है वो डिसाइड हो गया। अदालत ने 5 अगस्त के लिए फ़र्द जुर्म की कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया है। ये अलग रेफरेंस फ़ाइल हुआ था ठट्ठा वाटर सप्लाई का, और इसके ऊपर हम इंशाल्लाह किसी दिन अलग से बात करेंगे। वो मामला वो भी इसी अदालत में था और वो 5 अगस्त के लिए है, और ये मामला 21 जुलाई के लिए जो पार्क लेन रेफरेंस का है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।